ड्रोन ने उड़ान भरनी शुरू की हाई टॉवर की ओर जो फ्लाइंग आइलैंड पर था, और ये ड्रोन शहर के हर कोने से आ रहे थे। टॉवर के अंदर फायर मोनेस्ट्री में इंसानी चीखें सुनाई दी। ड्रैगन ने आखिरी सर्वाइवर को अपने पंजे से कुचल दिया और फर्श में एक होल बना दिया जिसमें उसका शरीर गिर गया। उसका शरीर नीचे वाले फर्श पर एक स्टैचू के शार्प पीक पर अटक गया। ड्रोन ने उसकी मौत को कैप्चर किया और सबको सूचित किया कि लॉर्ड ऑफ सॉर्ड्स लुकास मर चुका है। पूरी टीम का सफाया हो गया। स्टेज 127 फेल हो गई। अबोर्ड ऑफ फायर के बॉस डार्क ड्रैगन ऑफ डेथ का रिमेनिंग हेल्थ अभी भी 94% था। जो क्रू हाल ही में अपने पार्टिसिपेशन का ट्रायल बाय फायर चैलेंज में ऐलान किए थे, खुशी के साथ मुस्कुराते हुए अब फायर हाउस के मलबे के बीच मरे पड़े थे। जिन लोगों ने उनकी मौत लाइव देखी थी, वे सभी उनकी हार से हैरान थे क्योंकि यह टीम सबसे ताकतवर थी, लेकिन वे सिर्फ ड्रैगन का 5% हेल्थ ही घटा सके। देखने वालों ने सोचना शुरू किया कि क्या कोई भी इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें ये स्टेज लेना ही नहीं चाहिए था। कुछ लोग उन्हें मदद मांगते हुए याद कर रहे थे और कुछ लोग उनका शोक मना रहे थे। ऐसे बॉस को कैसे हराया जा सकता है? सबको एक नोटिफिकेशन मिला कि उन्हें बॉस को समाप्त करना है पीरियड के खत्म होने से पहले। 32 मिनट और 20 सेकंड बाकी थे। अगर यह फेल हो जाता तो जो एरिया एग्जामिन हो रहा है वह तबाह हो जाता। यह एरिया सोलर सिस्टम था। शहर के लोग सड़कों पर खड़े होकर ऊंची बिल्डिंग्स पर लगी स्क्रीन से सब कुछ देख रहे थे। एक आदमी ने पूछा, क्या दुनिया सच में खत्म हो रही है? शायद हमें सब मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करना चाहिए। किसी ने जवाब दिया, ज्यादा एडवेंचरस बचे ही नहीं हैं। एक आदमी तो अपनी जल्द होने वाली मौत से समझौता कर चुका था और बोला, मैं जाकर अपने लिए एक फेयरवेल डिनर ऑर्डर कर लेता हूँ, अपने सारे पैसे खर्च करके। तभी एक और नोटिफिकेशन आई कि एक नया पार्टिसिपेंट आया है। 128वां पार्टिसिपेंट, जिसका नाम रे एंडो था, अबोर्ड ऑफ फायर में पोर्टल के जरिए एंटर कर गया। ऑडियंस खुश हो गई कि अभी भी कोई टीम है जो गिव अप नहीं कर रही। उन्होंने उम्मीद की कि यह जीतेंगे। एक स्पेक्टेटर ने पूछा, लेकिन क्या सभी टीम्स नहीं मर चुकी हैं? लेकिन अब टीम में सिर्फ एक ही सदस्य था और जैसे ही उसने अपने पहले कदम मोनेस्ट्री में रखे, ड्रोन उसके आसपास घूमने लगे। एक स्पेक्टेटर ने कहा, इन्हें अपने पैरों से अलविदा कह देना चाहिए। शायद उसने अपनी मौत को ग्रेसफुल बनाने का फैसला किया है। ड्रैगन ने उसे देखा और अपनी आंखों को हल्का सा सिकुड़ते हुए कहा, तुम अकेले आए हो। मैं तुम्हें ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं देना चाहता, तो बेकार में अपना बचाव मत करो। मैं तुम्हें पूरे 3 मिनट जिंदगी देता हूँ। ये कहकर ड्रैगन गुर्राया। रे ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसे पूरा देखते हुए हल्का सा हंसते हुए उसे डरपोक कहा। उसका मशवरा सुनकर उसका शुक्रिया किया और कहा, जितनी देर वह उससे बात कर रहा है उतनी देर उसकी जिंदगी बढ़ रही है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी इतनी पसंद है? रे के चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गई और उसने कहा, मैं इतना थक चुका हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। ड्रैगन उसकी बातों से गुस्से में आया और हंसते हुए कहा, तुम लगता है अपनी मौत को जल्दी लाना चाहते हो। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर आग का एक गोला जमा होने लगा जो तेजी से बढ़ता गया। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि यह ड्रैगन फ्लेम है। डार्क ड्रैगन ऑफ डेथ अपना एरिया अटैक स्किल इस्तेमाल कर रहा था। रे को जब सामने एक ब्राइट फ्लेम दिखी तो उसने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। उसने अपना हाथ पीछे छुपाकर उंगली छटाई और एक मैजिक बॉल समन की। फिर उसने पूछा, पहला अटैक और वो भी एरिया का? क्या मैंने ठीक समझा? इसके तुरंत बाद ड्रैगन ने अटैक किया और एक जोरदार धमाका हुआ। रे ने कहा, इतना अचानक अटैक करना खतरनाक था। ड्रैगन ने अपने मुंह से आग के बचे हुए टुकड़े छोड़े और हैरान हुआ कि वह अभी भी जिंदा था। रे ने एक चमकते हुए मैजिक बॉल को दिखाया और मुस्कुराते हुए बोला। ड्रैगन हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरा अटैक कैसे पर किया? रे के हाथ के ऊपर मैजिक बॉल बढ़ने लगा और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ खाली हाथ नहीं आया हूँ। अब तुम्हें एक पलटवार मिलेगा। रे ने एक हाथ आगे बढ़ाया और मैजिक बॉल से एक हरा स्ट्रीम निकला जो एक ड्रैगन की शक्ल में आया। ये स्ट्रीम डार्क ड्रैगन ऑफ डेथ के चारों ओर घूमी और फिर उसके पेट में अपने दांत घुसा दिए। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि डार्क ड्रैगन ऑफ डेथ का हेल्थ अब 84% बचा था। ड्रैगन के जख्म से खून बहने लगा। रे ने मजाक करते हुए कहा, एक महान और भयानक ड्रैगन का मुख्य स्किल सिर्फ 10% डैमेज देता है। उसने अपने हाथ के ऊपर मैजिक बॉल को हटा दिया और निराशा में कहा, मैं बेकार में तैयारी करता रहा। ड्रैगन अपने दर्द के बाद थोड़ा सांस लेने लगा और कुछ कहना चाहा, लेकिन रे ने उसे इंटरप्ट किया। अपने कपड़ों के नीचे से एक क्रिस्टल निकाला जो चेन से लपेटा था। उसने कहा, अब जो होने वाला है शायद तुम्हारे दर्शकों की संख्या भी कम हो जाए। रे ने क्रिस्टल को छोटे हिस्सों में बांटा और एक छोटी खोपड़ी स्कल क्रिस्टल के अंदर से दिखी। उसने ड्रैगन से कहा, तुम्हें अपना मुंह खोलना नहीं चाहिए था। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसने एक यूनिक आइटम इस्तेमाल किया है, शैकल्स ऑफ द सोल।
क्रिस्टल का ऊपर का हिस्सा ड्रैगन के ऊपर आ गया और ड्रैगन को चेन से लपेटने लगा। ड्रैगन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसके बाद ड्रैगन को जोर से जमीन पर जकड़ दिया गया और चेन ने उसे बांध दिया, जिस पर ड्रैगन जोर से गरजने लगा। रे ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने सिर के ऊपर कुछ धुआं और चिंगारी समन की। उसने ड्रैगन से कहा, शांत से बैठो और देखो। ड्रैगन का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक ड्रोन जो आसपास उड़ रहा था, उसने रे पर फोकस किया। रे ने एक साइन उठाया और फर्श में गाड़ दिया। उस साइन पर बैंक के लिए पेमेंट ट्रांसफर करने की डिटेल्स लिखी थी। ड्रोन ने ये सब कुछ ऑडियंस को दिखाया और दूसरा ड्रोन आसपास घूम रहा था। डिस्ट्रक्शन के होने तक अब सिर्फ 22 मिनट और 52 सेकंड बचे थे, लेकिन रे को ड्रैगन को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने कहा कि वह 2 और मिनट रुकेगा। उसने ड्रोन को पकड़ा और कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं ड्रैगन को मारूं, तो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। उसने कैमरा को अपनी तरफ पॉइंट किया और मजाक करते हुए पूछा, तुम्हारी जिंदगी की कीमत कितनी है? फिर उसने उंगली चटकाई और अपने समन की हुई कुर्सी पर बैठ गया, इंतजार करने लगा। ऑडियंस में लोग कहने लगे, यह पागल है क्या? अब इसे बस ड्रैगन को खत्म करना चाहिए। पूरी दुनिया दांव पर है, पैसे अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रे ने अपने लिए चाय डाली और ड्रैगन जोर से चीखा, ऐसे समय में भी तुम पेमेंट मांग रहे हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? रे ने जम्हाई ली और फिर उंगली चटकाई, जिससे ड्रैगन के शरीर पर लगी चेनें और टाइट हो गईं। ड्रैगन गुस्से में आया और बोला, तुम्हारे इस मजाक का बदला जरूर मिलेगा। उसने अपने मुंह के अंदर वायलेट फ्लेम्स इकट्ठा करना शुरू किया और एक रेड वार्निंग स्क्रीन पर आई कि डार्क ड्रैगन ऑफ डेथ ने अपना अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट कर दिया है, फ्लेम ऑफ ग्रेट रेज। ड्रैगन ने अपना मुंह और ज्यादा खोला और एक ब्राइट फ्लेम का स्ट्रीम रे पर छोड़ा, लेकिन रे ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी चाय का एक घूंट ले लिया। उसके पीछे एक बैरियर ने उसे बचा लिया। ड्रैगन ने हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी कर दी और रे ने अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, क्या तुम अब तक कुछ नहीं सीखे? उसने देखा कि जहां बैरियर नहीं था, वह जगह जलकर राख हो गई थी और उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि शांत बैठो, नहीं तो साइन पर लिखा अकाउंट नंबर दिखेगा ही नहीं। ड्रैगन शॉक में बोला, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। अल्टीमेट स्किल भी काम नहीं आई। रे ने अपने फोन पर आई ट्रांसफर्स का हिस्ट्री स्क्रॉल किया और कहा, ये तो मजाक है। सिर्फ 10 बिलियन ट्रांसफर हुए हैं। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? मैं इतने पैसे में काम कर भी पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता। फिर उसने ड्रोन की कैमरा में देखते हुए लेजी वेव किया और कहा, गुड बाय। उसके बाद लाइव ब्रॉडकास्ट रुक गया और सभी लोग एक बड़े स्क्रीन के सामने जम गए, जिसमें एरर लिखा हुआ आया। 1 मिनट की चुप्पी के बाद भीड़ गुस्से से चिल्ला उठी। एक आदमी ने पूछा, मतलब मुझे अपनी सारी सेविंग्स ट्रांसफर करनी होगी? ये कैसा अलविदा था? उसने ब्रॉडकास्ट क्यों इंटरप्ट किया? एक औरत ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और घुटनों के बल गिर गई, पूछते हुए, ये दुनिया का सेवियर है? बहुत बुरा। सड़कों पर लोग उसकी मदद मांगने लगे और ऊपरी लोगों, जो हाई सकल्स में थे, वे भी तनाव में आ गए। बॉस के पीछे चलते हुए एक आदमी ने उसे कहा, अगर हमने पूरा पैसा दिया तो भविष्य में हमें बड़े नुकसान सहने पड़ सकते हैं। बॉस गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम एक बेवकूफ़ हो, इस बारे में बाद में सोचेंगे। हम उसके स्पॉन्सर भी बन सकते हैं। अभी के अभी जो कुछ भी हमारे पास है, सब उसे ट्रांसफ़र कर दो। इसके बाद रे के अकाउंट में 10 ट्रिलियन यान का अमाउंट क्रेडिट हो गया और रे अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, आखिरकार मुझे जितना चाहिए था वह मिल गया। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। उसने सिस्टम स्पेस में एंटर किया और अपना साइड स्किल ब्लैकस्मिथ ऑफ सोल्स एक्टिवेट किया। मुस्कुराते हुए बोला, अब दुनिया को बचाने का वक्त आ गया है। उसने उंगली चटकाई और एक वायल निकाली जिसमें टाइप ए मेज की आत्मा, टाइप बी ड्रैगन की आत्मा और उसी प्रकार के एक देवता की आत्मा थी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि स्पेशल इक्विपमेंट का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। एक होली स्वॉर्ड ऑफ द ग्रेट आर्टिजान रे के सामने आए और फिर उसने सिस्टम स्पेस से निकालकर ड्रैगन के पास जाना शुरू किया, जो अब चेन से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन हंसकर बोला, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे इस छोटे से तलवार से हराओगे? उसने चेन को पकड़ा और अचानक से उठकर चेन को तोड़ दिया, चिल्लाकर बोला, तुम खत्म हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। लेकिन अपना वाक्य पूरा करने से पहले रे ने उसका एक पंजा काट दिया, जो जमीन पर जोर से गिरा। ड्रैगन दर्द से गरजने लगा और रे ने उछलकर उसके करीब जाकर अपनी तलवार से कई बार वार किए। पहले उसका सिर काटा और फिर उसकी गर्दन को कई हिस्सों में काट दिया। फिर उसने उसके शरीर पर वार किए। जल्दी ही रे जमीन पर उतरा और उसके पीछे ड्रैगन का शरीर टुकड़ों में गिरने लगा। रे ने अपनी तलवार ऊपर उठाए, खून को हिलाकर गिरा दिया और बोला, इसकी मौत पहले से तय थी। उसने अपने चेहरे से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तभी तय हो गया था जब सब्सटेंशियल अमाउंट मेरे अकाउंट में आया। पर यह रे एंडो यहाँ तक कैसे पहुँचा?
कुछ समय पहले एक दिन धूप से चमक रहा था, हवा एक छोटी सी रूम में घुस रही थी और रे एक गेम खेल रहा था अपने वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के साथ। गर्मी और मेहनत से पसीने में भीगा हुआ था। एक ब्राइट नोटिफिकेशन सिस्टम से पॉप अप आया जो उसे बधाई दे रहा था कि उसने आखिरी टेस्ट सफलता से पास कर लिया। रे थकान से एक घुटने पर गिर गया और डिसबिलीफ में मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैंने ये सच में कर लिया? स्कैम गेम एक सामान्य नाम था जो एक पूरी तरह इमर्सिव गेम प्रोफेसी ऑनलाइन को दिया गया था। ये गेम उत्कृष्ट वीआर वर्ल्ड डेवलपमेंट, पूरी तरह इमर्सिव एक्शन और 16K रिजोल्यूशन के साथ आता था। वीआर डिवाइस के माध्यम से प्लेयर साउंड्स, स्मेल्स और ऑब्जेक्ट्स को महसूस कर सकता था। यह एक ऑनलाइन आरपीजी था जिसमें ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। गेम की डिस्क्रिप्शन कहती थी कि जो कोई गेम को अंत तक पूरा करेगा उसे अनलिमिटेड रिसोर्सेस का एक्सेस मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन कोई इस डिस्क्रिप्शन पर विश्वास नहीं करता था। रे उन लोगों में से एक था जो बस मजा लेने के लिए खेलता था। लोग कहते थे कि रिवार्ड बेहतर होता अगर वह उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रे को याद आया कि एक दिन जब वह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, फोरमैन ने ब्रेक की घोषणा की। वर्कर्स खुश होकर स्नैक लेने चले गए और रे एक बेंच पर बैठा, धूप से बचकर। उसने दूसरों के वर्कर्स की बातें सुनते हुए सोचा कि शायद शाम तक ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट हटा देंगे। वो हमेशा की तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत से काम करता था, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए उसने मजदूर के रूप में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उसका हाल ऐसा था जैसे किसी ने उसे एक वाइस में दबा दिया हो। गर्म धूप में थकावट तक काम करता और उसके साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। जब उसने अपना खाना खोला और खाना शुरू किया तो उसके फ़ोन पर प्रोफेसी ऑनलाइन गेम का एक मैसेज आया। उसने नोटिफिकेशन देखी और सोचा, क्या ये डेवलपर का लेटर है? लेकिन मैंने तो सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे। उस लेटर में राय को टॉप प्लेयर के रूप में नाम दिया गया था और उसे बधाई दी गई थी कि वह पावर रैंकिंग में सभी बीटा प्लेयर्स के बीच पहला नंबर हासिल कर पाया। उसके अकाउंट में रिवार्ड भेजने का लिखा था और उन्होंने उससे ट्रांसफ़र कंफर्म करने को कहा। हम दिल से आपको प्रोफेसी ऑनलाइन में सफलता की शुभकामना देते हैं, उन्होंने लिखा। राय ने अपनी पानी की बोतल का ढक्कन खोला और मुस्कुरा कर सोचा, ये क्या है? अब ये लोग ईमेल स्कैमर बन गए हैं। चलो अभी चेक करता हूँ। उसने अपने अकाउंट में लॉगिन किया और पानी पीते हुए कहा, मेरा अकाउंट तो अभी भी खाली है। लेकिन अचानक उसने चुप होकर अपना बैलेंस देखा। जब उसने अमाउंट देखी तो वह हैरान हो गया। उसके अकाउंट में 1335 येन दिखा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ये क्या है? जब वह फोन की स्क्रीन को शॉक में देख रहा था तो एक वर्कर ने उसे आवाज लगाई और कुछ पूछना चाहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वर्कर उसके पास आया और उसके कंधे को छूकर बोला, क्या हुआ तुझे? तू ओवरहीट हो गया क्या? राय जल्दी से अपनी सीट से उछला, वर्कर को धक्का दिया और कंस्ट्रक्शन साइट से भाग गया। वर्कर गिर गया और पूछा, तू कहाँ जा रहा है? उसने उसे कई बार आवाज लगाई लेकिन राय ने ध्यान नहीं दिया। वह घर की तरफ भागते हुए मुस्कुराया और सोचा, क्या सच में इस गेम में पैसा कमा सकता हूँ? अगर उनका वो कहना सच है कि अनलिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते, तो मैं अपनी सारी एनर्जी इस गेम को दे सकता हूँ। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आया कि वह कितना भोला था। ये गेम प्लेयर्स के लिए बिल्कुल भी रहमदिल नहीं थी। प्लेयर्स इसके लिए एक शतरंज के मोहरे जैसे थे। लेवल बॉसेस सिर्फ प्लेयर्स को नहीं मारते बल्कि उनके सेव्स भी खत्म कर देते। डंगन के एग्जिट्स हमेशा अलग अलग जगह पर दिखते, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि प्लेयर्स गेम में जो दर्द महसूस करते वह असल जिंदगी में भी महसूस होता था। जब प्लेयर्स इतने रियलिस्टिक दर्द का सामना करते तो उन्हें मौत का डर लगता और वो गेम खेलना छोड़ देते। अपनी नौकरी से वह बस अपनी ज़रूरत के लिए इतने पैसे कमा पाता था कि अपने बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके। गेम खेलने के लिए उसने कर्ज लिया और कुछ समय बाद मनी लैंडर्स उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय आगे बढ़ने के, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे अनलिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज मिलेंगे। अब जब उसने गेम कंप्लीट किया था उसे फिर से डेवलपर का मैसेज आया। उसमें उसे बधाई दी गई कि उसने गेम कंप्लीट कर लिया। राय ने घबराकर वीआर डिवाइस उतारा और कांपते हाथों से जमीन पर रखा। मुस्कुरा कर बोला, मैं सच में जीत गया। उसके बाद नोटिफिकेशन की आवाज़ आई और वह तुरंत अपने फ़ोन की तरफ दौड़ा। उसे प्रोफेसी ऑनलाइन के डेवलपर का एक ईमेल मिला। एक्साइटेड होकर उसने नोटिफिकेशन क्लिक किया और ईमेल देखा। उस मैसेज में सभी प्लेयर्स को एड्रेस किया गया था। उन्होंने लिखा कि अब उन्होंने अपना गोल हासिल कर लिया है। कोई ऐसा मिला है जिसने गेम को अंत तक पूरा कर लिया, इसलिए सभी गेम सर्वर्स अब से डिसेबल कर दिए जाएंगे। राय ने पूछा, मेरा रिवार्ड क्या हुआ? लेटर की आखिरी लाइन में डेवलपर ने सभी प्लेयर्स का सपोर्ट और पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद किया, लेकिन रिवार्ड का कोई जिक्र नहीं था। राय ने फोन को शॉक में गिरा दिया और उसकी स्क्रीन टूट गई।
उसने अपना सिर झुका लिया और उदासी से पूछा, मेरा रिवार्ड क्या? मैंने गेम को पूरा किया था, उन्हें मुझे रिवार्ड देना चाहिए ना। वहाँ इतना पैसा है कि एक बार में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये सोचकर उसने खुद को मना लिया और मैट्रेस पर जाकर लेट गया। उसने उम्मीद से कहा कि कल अकाउंट चेक करेगा, लेकिन जब से उसने पहला मिलियन यान पाया था तब से और पैसा नहीं आया। वो सोचता रहा कि अगर वो सब कुछ आधे रास्ते में छोड़ दे तो उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती थी, लेकिन चाहे जितना भी पछताए, वक्त वापस नहीं आ सकता। उस दिन के बाद एक हफ्ता गुजर गया। राय एक गर्म सुबह को उठा और फैन की आवाज़ के बीच नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी। उसने पूछा कि सुबह सुबह क्या हो रहा है। फ़ोन उठाया और देखा कि किसी ने कॉल नहीं की थी। फिर उसने उस जगह देखा जहां से आवाज़ आ रही थी और एक स्क्रीन देखी जिस पर लिखा था कि मेन क्वेस्ट और आइस टेस्ट स्टेज फेल हो गई, मॉस्को तबाह हो गया। मेन क्वेस्ट ऑफ टेस्टिंग द अर्थ शुरू हो रहा है। बचा हुआ वक्त 43 दिन 7 घंटे और 58 मिनट। बॉस को इस पीरियड के खत्म होने से पहले मार दो, वरना टेस्टिंग एरिया तबाह कर दिया जाएगा। एक के बाद एक स्क्रीन देखकर उसने हैरानी से पूछा, यह क्या है? इसी बीच टीवी पर न्यूज आ रही थी कि मॉस्को धरती से मिट चुका है। एक सैटेलाइट इमेज भी थी जिसमें दिखाया गया कि शहर का सेंटर पूरी तरह जल चुका था। रिपोर्टर हैस, जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, पूछ रहा था, क्या आपने देखा? मॉस्को अब वजूद में नहीं है, पूरा शहर राख बन गया है। रूसी सरकार ने कहा कि कोई बचाव का मौका नहीं है। ऊपर से कुछ अजीब जानवर अचानक से शहर में नजर आने लगे जो ड्रैगन्स जैसे लग रहे थे। जापानी मीडिया का एक हेलीकॉप्टर मॉस्को के ऊपर से गुजर रहा था। उसने कहा कि जो मॉस्को के साथ हुआ वो अब जापान के लिए होने वाला है। यह आफ्टर एक गेम प्रोफेसी ऑनलाइन के क्वेस्ट जैसी लगती है, समानता 100% है। राय ने जब गेम का नाम सुना तो वह हैरान रह गया। न्यूज चैनल पर बुलाए गए जियोलॉजिस्ट ने इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं किया और कहा कि वीडियो फर्जी है। ये तबाही एक प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है जो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होने से आई। उसके साथी ने कहा कि रिपोर्टर तो साइट से रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जियोलॉजिस्ट ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी और बोला कि वह नहीं जानता यह मॉन्स्टर्स कौन से हैं, यह शायद कैमरा इंटरफेरेंस है। तब तक हेलीकॉप्टर के नीचे वाला मॉन्स्टर अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करने लगा और जोश घबराकर बोला, वह ठीक तो है ना? वह चीज़ वहाँ इतनी देर से उनकी तरफ देख रही है, तुम उस पर एम तो नहीं कर रहे हो, है ना? ये देखकर उसके साथी ने हेलीकॉप्टर वालों से तुरंत निकलने को कहा। क्या वह सुन रहे हैं? उन्हें अभी वहाँ से निकलना होगा। फिर लाइव ब्रॉडकास्ट काट दिया गया। वह शॉक था और उसने चीख कर रिपोर्टर से जवाब मांगा। न्यूज देखने के बाद राय ने कहा कि यह स्लैब्स नहीं है, इस बात का वह पक्का था। कोई शक नहीं, ये सब हो गया है। उसके बाद उसने तैयार होना शुरू किया और घर से निकलने का फैसला लिया। दुनिया तबाही में थी जब गेम हकीकत बन गया, लेकिन राय बिल्कुल शांत था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। बाकी लोग भी वैसे ही नोटिफिकेशंस पा रहे थे और झिझक कर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग बटन दबा रहे थे। जब राय अपने घर से निकलने लगा, उसने टास्क विंडो देखा। अर्थ टेस्ट के खत्म होने तक अभी भी 43 दिन 7 घंटे और 54 मिनट बचे थे। टेस्ट लोकेशन जापान, प्रोग्रेस 0%। राय को इस बात पर सुकून था कि जो एक्सपीरियंस उसने लिया वह भविष्य में एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनेगा। ये रिसोर्सेस स्ट्रेटेजीज थीं जो गेम कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी थीं। वह अकेला था जिसने गेम को एंड तक खेली थी और दुनिया को बचाना अब उसके हाथ में था। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाजा खोला और पूरी हिम्मत के साथ बाहर चला गया। उसने सोचा कि इस अप्राप्त शक्ति के साथ वो ज़रूर बहुत पैसे कमा लेगा। वो शहर की गलियों में दौड़ता रहा, ये सोचकर कि जब प्रोफेसी ऑनलाइन सच हो गई है तो पुराने खिलाड़ियों के बीच पॉइंट्स के लिए अब दौड़ शुरू होगी। उसे अभी के अभी सबसे करीब डंजन में पहुंचना होगा क्योंकि अपोकलिप्स शुरू हो चुका था। शहर की गलियों का माहौल अब उदासी से भर गया था। जब वो लोगों के पास से दौड़कर निकल रहा था तो वो सुन रहा था कि लोग सोच रहे थे, क्या जापान सच में खत्म हो रहा है? हमें जल्दी भागना चाहिए, पर कहाँ? कोई ट्रांसपोर्ट तो काम नहीं कर रहा। रे थोड़ा थकने लगा था और अपने दांतों को कसने लगा। तभी एक जाने पहचाने आवाज, एक लोन शार्क जिसका नाम टैकुओ था, उसे बुलाते हुए बोला, ए छोकरे रुक। रे रुक गया और उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। पैसे देने वाला आदमी सिगरेट जलाता हुआ नफरत भरे अंदाज में पूछा, ये कैसे तुम उनको इग्नोर कर रहे हो, पर मजे करने चले आए? रे दौड़ते दौड़ते अपना सांस संभाल रहा था और सोचा, ये टैकुओ है, लोन शार्क्स का। टैकुओ ने अपनी सिगरेट का चूरा रे की तरफ फेंका और कहा, मैं तो बस तेरे घर जाने के रास्ते में था, अब चल पलट और घर जा। सिगरेट का चूरा रे के चेहरे पर लगा और एक निशान छोड़ गया, लेकिन रे ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 साल पहले जब वो गेम में था, उसे एक लेटर मिला था कि उनकी कंपनी प्लेयर्स को 200,000 येन बिना इंटरेस्ट के दे रही है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्वालिफाई करते हैं। गेम का मजा लो, काम पर ध्यान मत दो, ये कंडीशन थी।
जिन्होंने अनलिमिटेड रिसोर्सेज लिए उन्हें आधा वापस देना था। तब रे खुश था और सोचा, वाह 200,000 बिना इंटरेस्ट के, मैं गेम खत्म होने के बाद वापस दे दूंगा। शर्तें अच्छी लग रही थीं तो उसने मान लिया, पर असली जिंदगी में सब कुछ अलग था। उन्होंने सच में उसे 200,000 दिए, लेकिन जब उसने सब खर्च कर दिए तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स थे। उन्होंने कहा तुम सिलेक्शन पास नहीं कर पाए और 50% 10 दिन में देने का डिमांड किया। जब उसने लोन शार्क से मुलाकात की तो उन्होंने उसे बंदूक से धमकाया तो उसे समय पर देने के लिए और लोन लेना पड़ा। जब सब वापस देने का वक्त आया तो उन्होंने कॉल्स का जवाब नहीं दिया। उन्होंने वेट किया जब तक इंटरेस्ट बढ़ जाए। जब रे ये सब याद कर रहा था, टाकुओ हंसी के साथ बोला, अब तो पैसा वापस देने का वक्त आ गया है ना। रे ने अपने दांतों को कसते हुए कहा, तुमने मुझे समय नहीं दिया कि मैं वापस करूं। टाकुओ ने गुस्से से कहा, तुम जैसे सब कहते हैं, तुम तो एक बेचारा छोकरा हो। टाकुओ करीब आया और बोला, पर मैं ये सब सुनने नहीं आया। तुमने प्रोफेसी ऑनलाइन खेला था ना। रे चौंक गया। टाकुओ बोला, अब दुनिया का हाल भी वही हो गया है जो गेम में था। उसने रे के कपड़े झटक कर पकड़ लिए और जोर से चिल्लाया, तुम कुछ जानते हो है ना, सब बताओ जो जानते हो। रे का चेहरा अंधेरा हो गया और छोटी सी चुप्पी के बाद उसने कहा, अपने हाथ हटा लो। टाकुओ के चेहरे की नसें फूल गईं और उसने गुस्से में पूछा, तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। रे ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी सलाह दूंगा। फिर उसने बिगिनर्स फिस्ट स्किल एक्टिवेट की। जब टाकुओ ने रे का हाथ नीला चमकता देखा तो वो डर गया और उसे छोड़ दिया। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसके इम्पैक्ट फोर्स में 50% का इजाफा हो गया था। फिर उसने टाकुओ को जल्दी से कई बार पंच मारा जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो एक रोड साइन से टकराकर गिर गया। रे उसके करीब गया, स्किल डीएक्टिवेट की और कहा, इस दुनिया में अब मैं ही सबका बॉस हूँ। टाकुओ चुप रहा। रे ने कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा अब। रे वहां से दौड़ गया और टाकुओ वहां बेहोश पड़ा रहा। गाड़ी में गुजरते हुए लोग इस तमाशे को देखने लगे। एक लड़का जिसका नाम लाइट था, उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और उसके साथ बैठी लड़की रायो ने पूछा, ये गेम स्किल है ना। लाइट ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए सोचा, मैं नहीं सोचा था कि एक इनिशिएट इतनी जल्दी मिल जाएगा। जल्दी ही सारी कानून बेकार हो जाएंगे, दुनिया का पूरा नियम बदलने वाला है। वो धीरे से हंसा और सोचा कि हालात अब और ज्यादा दिलचस्प हो रहे हैं। सून राय पहुंचा गोट सैंक्चुरी के एंट्रांस पर और बड़े दरवाजों के पास गया। उसे कोई शक नहीं था कि ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे गेम में थी। नज़दीक आते हुए उसने रुककर देखा कि एक साइड में कुछ था। वहाँ एक गाड़ी रोड पर पार्क थी और उसने सोचा, क्या अंदर कोई पहले से है। वो सैंक्चुरी के अंदर गया और उसके आगे एक लंबा रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था, जिसमें वो कुछ मिनट तक उतरता रहा। जब वो पहली हॉल के एंट्रांस के पास पहुंचा, उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। खून की बू आते ही उसने तुरंत अपनी नाक ढक ली। जब वो हॉल के अंदर गया, उसने देखा कि जमीन पर छिपकली जैसे ह्यूमनॉइड लाशों का एक ढेर पड़ा था। हॉल के बीच में एक टीम खड़ी थी और उनका लीडर लाइट था। उसने राय को देखा और दूसरों से कहा, देखो एक और आ गया। उसने दोनों हाथों से तलवार के हैंडल को पकड़कर, जो मॉन्स्टर के सिर में घुसी हुई थी, पूछा, अगर तू यहाँ पहुँच गया तो इसका मतलब तू भी प्लेयर है। राय ने नफरत से पूछा, क्या तुम यहाँ के बॉस हो। लाइट ने हाँ में जवाब दिया और कहा, ये हाई लेवल मॉन्स्टर्स शाइनिंग लिजर्ड्स कहलाते हैं। अगर ये नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता। राय ने सोचा, ये हाई लेवल लिजर्ड्स, ये तो सबसे नीचे के रैंक वाले हैं। उसने अपनी हुड उतारी और मुस्कुराते हुए बोला, जैसे मैं देख रहा हूँ तू अकेला आया है, इसका मतलब तेरे कोई दोस्त नहीं है। क्या ख्याल है, मेरा साथी बन जा। मैं तुझे अपने इनाम का आधा दे दूंगा और बदले में मैं जो सबसे ताकतवर हूँ तुझे जो सबसे कमजोर है प्रोटेक्ट करूंगा। लाइट के पीछे खड़े टीम के मेंबर्स के चेहरों पर अलग अलग रिएक्शंस थे। राय ने अपनी आंखें बंद की और माफी मांगते हुए कहा, मुझे अकेला खेलना ज्यादा पसंद है। फिर उसने उंगली से उनकी तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी तुम लोगों का बॉस के सामने कोई चांस नहीं है। लाइट का चेहरा गुस्से से भर गया और दूसरे उसके शब्दों से हैरान हो गए। वो लोग एक कॉलम के पीछे गए और चुपचाप डिस्कस करने लगे कि उन्हें राय के साथ क्या करना चाहिए। लाइट ने सजेस्ट किया कि वो पहले बॉस से निपटने के बाद उसका काम तमाम कर देंगे। रूमी ने पूछा, क्या तू सीरियस है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लाइट ने जवाब दिया, बाकी प्लेयर्स बस हमारे रास्ते की रुकावट हैं। जितने कम लोग गेम के बारे में जाने उतना ही बेहतर। ये मेरा फैसला है और जो भी डिसएग्री करेगा वो एक्सीडेंट में मर जाएगा। टीम के मेंबर्स घबरा गए और चुप हो गए, उन्होंने उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने कहा कि लेवल का बॉस फायर गोट एक मुश्किल ओपोनेंट है, लेकिन जीत के बाद वो पूरे 7 दिन तक रिकवर करेगा।
उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि वो आदमी बॉस से लूट ले जाए, तो जब तक हम जीत नहीं जाते उसे आगे नहीं बढ़ने देना। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि दरवाजों के खुलने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। बहुत जल्दी डोर्स खुलेंगे और वो बॉस के रूम में एंटर करेंगे। रे जो सबसे दूर खड़ा था, उसके पास टीम के कुछ मेंबर्स आए, जिसमें मैजिशियन रूमी और स्वॉर्ड्समैन यूजी भी थे। राय ने उन्हें ग्रिन करते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? तुमने तय किया है कि मुझसे लड़ोगे? यूजी ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, हाँ, हम यही चाहते हैं। तू हिलना मत। राय चुप रहा और सोचा कि वो उन्हें एक पल में सबक सिखा सकता है, लेकिन वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। आखिरकार वक्त खत्म होने लगा और वो लोग सीढ़ियां चढ़कर दरवाजों के पास गए। पीछे मुड़कर देखा तो राय हॉल में खड़ा था और उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने सोचा, जब ये लोग हारेंगे तब भी मेरे पास बॉस को मारने का समय होगा। वक्त खत्म हो गया और डोर्स खुल गए। टीम अंदर चली गई, जबकि राय बाहर ही रुका रहा और दीवार के साथ लगकर अपनी चाय पीते हुए हंसने लगा, सोचता हुआ कि ये लोग कितनी दूर तक जा पाएंगे। राय ने तब चिंता भरे अंदाज में पूछा, क्या वो हमारे पीछे नहीं आया? लाइट ने हंसकर जवाब दिया, ये तो और भी अच्छा लग रहा है। उसने पूछा, लेकिन अगर उन्होंने समझ लिया कि हमने उसकी मौत को एक एक्सीडेंट बना दिया? उसने कहा, चिंता मत कर, तू ज्यादा सोच रही है। इस बात के दौरान वो लोग ऑलमोस्ट स्पेशियस कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गए। लाइट ने एक लड़के के शील्ड पर हाथ मारते हुए कहा, होशियार रहना। लड़के ने थम्स अप करते हुए कहा, जब तक मेरे पास एपिक लेवल एंग्रेविंग वाला शील्ड है, कोई बॉस हमसे नहीं डरता। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका कॉरिडोर से गुजरा और लाइट चिल्लाया, व्हाट द हेल, ये हवा कहाँ से आ रही है? कॉरिडोर के अंत पर एक बड़ा आग का कॉलम भड़क उठा, जिसमें से हवा और गर्मी निकल रही थी। लाइट वहीं थितक गया और आग को देखकर डर के मारे सोचने लगा कि यह बॉस का अपीयरेंस था। फ्लेम्स आखिरकार छट गईं और मॉन्स्टर्स के 4 हूव्स की आवाज सुनाई दी। एक बड़ा सेंटोर अपने हाथ में हैमर लेकर उनके सामने आ गया और सबको समझ आ गया कि बॉस हेलिश गोट आ गया है। गोट जोर से ब्लीड किया और उसके मुंह से आग फूटी। फिर उसने अपना हैमर गोल गोल घुमाया और टीम के सारे मेंबर्स को अलग अलग डायरेक्शंस में उछाल दिया। एक जोर की चीख सुनाई दी और एक जबरदस्त हवा चलने लगी, जिसमें सब और भी दूर दूर उड़ गए। कुछ लोग सीधा दरवाजों के पास गिरे और लाइट भी उनमें से एक था। उन पर हेलिश गोट का साया छाया और लाइट ऊपर देखते हुए सोचा कि यह तो बहुत बुरा हो गया, अब क्या करें? जो लड़की उसके पास गिरी थी वह उठकर लाइट से पूछने लगी, अब क्या करें? लाइट ने हाथ हिलाकर सबको चुप रहने का हुक्म दिया और कहा कि वे तुरंत पीछे हट रहे हैं। तब एक आदमी जो पहले से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, बोला कि दरवाजा नहीं खुल रहा। साइड से एक लड़के की आवाज आई जिसके पास शील्ड था, व्हाट द हेल तुम लोग कर रहे हो? लाइट ने अपने टीम मेंबर्स की तरफ देखा जो कॉरिडोर के दूसरे एंड से उनकी तरफ दौड़ रहे थे और उनसे कहा कि वे पॉइंट होल्ड करें। उसने शील्ड वाले लड़के को पुकार कर पूछा, तेरा शील्ड तो सब कुछ झेल सकता है, सही? लड़का घबरा गया और कुछ कहना चाहता था, लेकिन लाइट ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, जब तूने ये कहा है तो अब अपनी बात पर अमल कर। बाकी टीम दरवाजे की तरफ भागी और शील्ड वाला लड़का मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया अपनी रक्षा करने के लिए। हेल गोट ने अपना हैमर ऊपर उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, अपने कॉमरेड की लाशों को कुचलते हुए। मॉन्स्टर ने हमला शुरू किया और लड़का उसे डर भरी आंखों से देखता रहा, लेकिन हिला नहीं। हेलिश गोट ने अपने हैमर से जोर से मारा, जिसकी वजह से फ्लो के टुकड़े हर तरफ उड़ गए और धूल उड़ने लगी। क्रैश सुनकर रूमी और यूजी पलट कर देखा और जब उन्होंने अपने कॉमरेड का कुचला हुआ शरीर देखा तो उनके चेहरे डर से जम गए। हेलिश गोट ने कॉप्स के हाथों से शील्ड छीन ली, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और अपना मुंह बढ़ाकर उसे चबाने लगा। क्रंचिंग साउंड सुनाई दी जब वो शील्ड को चबाने लगा। टीम के मेंबर्स ये देखकर हैरान रह गए और उनमें से एक ने पूछा, क्या उसने एपिक शील्ड को चबा डाला? लाइट शॉक में था और बोला, यह एक मॉन्स्टर है। उसने सोचा, यह नहीं होना चाहिए था। हम लोग फायरी गोट का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। बिगिनर्स भी इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं अगर उन्हें स्ट्रेटजी पता हो, लेकिन नई वर्जन के बाद एक ऐसा बॉस आया जिसे कोई नहीं हरा सका। हेल ऑफ ए गोट। 4762 प्लेयर्स फेल हो चुके हैं बॉस को मारने में। लाइट ने अपने दांत कसे और डर के मारे कांपने लगा, सोचता हुआ कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये हटाया क्यों नहीं गया? अचानक उसे राय याद आया जो बाहर खड़ा था और उसने सोचा कि जबकि दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता, वह बाहर से तो अब भी अंदर आ सकता है। वह दौड़कर दरवाजा के पास गया और अपने हाथों से उस पर जोर जोर से ठोकते हुए ब्लैक हेयर लड़के को आवाज लगाई, दरवाजा खोल दे, हम तुझे मॉन्स्टर को मारने का सारा रिवॉर्ड दे देंगे। उसने ठोकना बंद कर दिया और सुनने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से चीख कर बोला, क्या तू मुझे सुन रहा है?
दरवाजा अभी खोल दे। लेकिन जब वह चीख रहा था, उसके पीछे हैमर चमका और उसे जोर से मार दिया। मॉन्स्टर अब दरवाजे के पास आ गया था और सब लोगों को अपने हैमर से इधर उधर उड़ा दिया। वे सब जमीन पर गिर गए और दर्द से कराह रहे थे। लाइट उठने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, ये बहुत ताकतवर है, हम सब मर जाएंगे अगर यह ऐसे ही चलता रहा। उस वक्त रे ने दरवाजे खोले और अंदर आया, कहते हुए, इतना रूड होता है क्या लीडर दूसरों से मदद मांगने के लिए? क्या उसे ऐसा नहीं लगता? उसने लाइट को दर्द में तड़पते देखा, एक गर्वित मुस्कान के साथ, और अपने दांतों को भींचते हुए सोचा कि वह एक मूर्ख है। उसे अब परवाह नहीं, वह उसे जाल के रूप में इस्तेमाल करेगा और भाग जाएगा। उसने अपने पैरों पर उठकर सबको बाहर जाने को कहा, वह उस राक्षस को ध्यान भटकाएगा। बाकी के जीवित टीम सदस्य दरवाजे की ओर दौड़े और जब रूमी ने राई के पास से गुजरते हुए भाग गई तो राई ने उसे ऐसा न करने को कहा और उसे गिराने के लिए उसका पैर फंसाया। रूमी गिर गई और दर्द से रो रही थी और राई धीरे धीरे राक्षस की ओर बढ़ने लगा। जब उसने एक साइड पर कुछ देखा तो लाइट ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन वह बंद हो रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोचा कि उसका क्या होगा। वह दरवाजे के दूसरी ओर लगभग था, लेकिन वह बंद हो गया और उसका हाथ निचोड़ लिया। दर्द से वह चिल्ला पड़ा और अपना पैर दरवाजे पर रखा, लेकिन हाथ नहीं निकाल पाया। फिर से चिल्लाकर उसने दर्द से चिल्लाया। हेलिश गोट उसके पास आया और कहा कि वह कितना शोर मचा रहा है। लाइट तुरंत चुप हो गया और राक्षस ने अपना हथौड़ा उठाया और चिढ़कर कहा कि उसकी चिल्लाहट से उसके कान खराब हो रहे हैं, इसलिए उसे चुप कर दो। लाइट ने डर से राक्षस की ओर देखा और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। फिर एक प्रभाव की आवाज सुनी गई और उसका शरीर कुचल गया, खून छिटक गया। रूमी और यूजी जो फर्श पर बैठे थे, ये देखकर डर से घबरा गए और पूछा कि अब क्या करें। राई ने लाइट का तलवार फर्श से उठाया और पूछा कि क्या उन्हें नहीं पता, सब कुछ बहुत आसान है। उसने तलवार को ऊपर की ओर उठाया और ब्लेड को देखते हुए कहा कि वह अब भी मूर्ख था, लेकिन उसकी तलवार अच्छी थी। हेलिश गोट ने हथौड़ा उठाया और हंसते हुए पूछा कि क्या वह भी मौत चाहता है? अगर हाँ तो वह मदद करेगा। फिर उसने हथौड़े से जहां रे होना चाहिए था वहां मारा, लेकिन तब तक वह राक्षस के सिर के ऊपर था। उसने हंसते हुए कहा कि वह सच में बकवास कर रहा है। फिर उसने बकरा के सींग काट दिए और नीचे अपने शरीर को हिलाकर कटिंग के वार करने लगा। राक्षस जोर से चीखा और उसके सींग जोर से गिर गए। तब राई ने जीवित टीम सदस्यों के पास पाया, उन्हें बुलाया, जिससे रूमी डर से पीछे हट गई और आंखों में आंसू ले आए और यूजी सतर्क हो गया। रे ने तलवार को अपने कंधे पर रखा और उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि वह उन्हें 10 मिलियन येन के लिए बचा सकता है। ये ऑफर कैसा है? रूमी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने शौक में देखा और फिर से पूछा, 10 मिलियन येन? राई ने उसकी बातों की पुष्टि की और कहा कि हर एक के लिए 10 मिलियन येन जीवन बचाने के लिए। यूजी ने नाराजगी से कहा कि वह बकवास कर रहा है, इतनी पैसे कहाँ से मिलेगी? रूमी ने भी उसकी बात से सहमति जताई और कहा कि यह बहुत ज्यादा है। राई ने उन्हें इशारा करते हुए कहा कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो अपनी मेहनत से कमाओ। वे इतनी जल्दी नहीं मरना चाहते क्या? वह हर बॉस को हराने पर 90% इनाम देगा। उसने पूरा भुगतान मांगने का सोचा, लेकिन ठीक है, वे 10% इनाम अपने पास रख सकते हैं, वह कोई तानाशाह नहीं है। रूमी ने नाराजगी से कहा कि नहीं, बेवकूफ़ मत बनाओ, और यूगी ने कहा कि लाइट को भी उन्होंने 50% हिस्सा दिया था। राई ने पूछा कि क्या वे तुरंत मना कर रहे हैं। उसके शब्दों के तुरंत बाद उनके ऊपर राक्षस की छाया आ गई और उनके सिर के ऊपर से आग की लहर गुजरी। हेलिश गोट ने अपने मुंह में आग जमा करते हुए राई को मृत्यु का नाम दिया और कहा कि उसने उसकी इज्जत, उसके सींग छीन लिए हैं, अब उसका हिसाब चुकता होगा। उसने उनकी ओर एक बड़ा आग का गोला छोड़ा और उन्हें आग की रेखा से बाहर निकलने का समय नहीं मिला। रूमी ने जल्दी से अपनी छड़ी निकाली और एक बैरियर के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए मुश्किल था और राई ने कूदकर बचा लिया। रूमी और यूजी साइड पर गिर गए और चीख रहे थे। उसके शील्ड की वजह से वे बच गए। रूमी ने अपने गिरने वाले कंधे को पकड़ा और राई उनके पास उतरा और कहा कि वे बच गए, बहुत करीब था। उसने सोचा कि उनकी किस्मत कितनी देर चलेगी। रूमी ने नर्वस होकर कहा कि वह कुछ भी मान लेगी, बस वह उसे मार न दे। यूजी एक्साइटेड हो गया और बोला कि वह भी मान गया। उनका जवाब सुनकर रे ने ग्रिन किया और बोला कि उन्होंने अग्री किया। उसने मॉन्स्टर की तरफ देखा, जिसके आसपास आग अभी भी भड़क रही थी, और बोला कि उसने उसे काफी दिनों से नहीं मारा। ये सुनकर हेलिश गोट ने उसकी तरफ देखा और पूछा कितना वक्त हो गया, उसे याद नहीं आता कि कभी मॉर्टल को हराया हो। यूजी हैरान हुआ और पूछा कि वह किस तरह की बकवास कर रहा है। रूमी ने कहा कि नए हेल गोट अपडेट के साथ कोई प्लेयर इसे हराने में सफल नहीं हुआ है। राय ने मॉन्स्टर को कॉन्फिडेंट नज़र से देखा और सोचा कि इस गेम में इस बॉस के साथ रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। हेल गोट को हराने के बाद उसने अपनी फॉर्म बदल दी थी और प्लेयर केवल फायर गोट के साथ लड़ सकते थे।
जब वह ये सोच रहा था, हेल गोट ने उस पर अटैक किया, लेकिन रे ने तुरंत रिएक्ट किया और ब्लो को डिफ्लेक्ट किया, जिससे हैमर मिस हो गया। हेलिश गोट ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और सरप्राइज में पूछा कि वह अपने हैमर को कैसे रोक सकता है, वह है कौन। रे ने उसके पास दौड़कर कहा कि ऐसे अटैक से लेवल 50 वेटरन प्लेयर भी मर जाएगा, उसके लिए ऐसा ब्लो फेटल होगा, लेकिन जब तक उसे उसकी कमजोरी पता है, यह उसे नहीं मारेगा। हेलिश गोट ने रेज में अपने दांतों को खिंचा और अपने हैमर को स्विंग किया, और राय ने पास से दौड़कर सब ब्लोज को डॉज करना शुरू किया। लास्ट मोमेंट पर मॉन्स्टर ने एक से क्लेम किया कि वह क्यों नहीं मार सकता। इस तरह रे ने उसके सिर के पास पहुंचकर उसका आंख काट दिया और कहा कि वह खुद को चीट नहीं कर रहा, वह बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है जैसे उनकी लास्ट बैटल में। मॉन्स्टर के आसपास मूव करते हुए उसने उसके शरीर पर अटैक कंटिन्यू किए, जबकि रूमी और राय देख रहे थे। यूजी ने पूछा क्या वह जीत रहा है। उसने अपने हाथ को फिस्ट में बांध लिया और स्माइल करते हुए राय को शाउट किया कि कंटिन्यू करे, उसके गोट के चेहरे को मार दे। राय को उसका सपोर्ट पसंद नहीं आया और इरिटेबल तरीके से बोला कि चुप रहे। यूजी ने रिस्पांस दिया कि वह कितना रूड है। राय ने लैंड किया और उसके ओपोनेंट के हैमर ने फ्लो को हिट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसने हैमर को फिर से मारा और कहा कि वह बस बहुत डेक्सटेरस है, बस इतना ही। राय सर्वाइव कर गया, लेकिन डॉज करते वक्त वॉल से टकरा गया और कॉर्नर में पिन हो गया। फिर उसने कहा कि वह वॉल से चिपका हुआ है। गोट उसके पास आया और मेंसिंग लुक के साथ हैमर को फ्लो पर रखकर पूछा क्या उसके पास कुछ कहने को है। अंत में राय ने उससे कहा कि वह जहन्नुम में चले जाए और बोला कि वह इतनी दूरी से भी उसे नहीं मारेगा। उसके शब्दों के बाद हेलिश गोट ने रेज से भर गया और कहा कि उसने समझ गया। उसने अपना सिर ऊपर किया और अपना मुंह वाइड खोलकर गर्म फ्लेम्स को इकट्ठा करना शुरू किया। आग फैलने लगी और रूमी ने कहा कि यहाँ कितना गर्म है और यूजी ने पूछा वह क्या कर रहा है। राय ने सोचा कि यह आग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है और लेवल 99 प्लेयर भी इस अटैक से सर्वाइव नहीं कर सकते। इस अटैक से बचने का कोई जगह नहीं है, चाहे जितना भी हाइड कर लें, और यह उसका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रम्प कार्ड है। रे की आंखें एंटिसिपेशन से चमक गई और बोला कि यह जबरदस्त है, यही तो वह वेट कर रहा था। उसने क्राउच किया और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि बिगिनर का किक स्किल एक्टिवेट हो गया है, किक अटैक की पावर 50% बढ़ गई है। उसने ग्राउंड से पुश किया और इतनी फोर्स से ऊपर की तरफ दौड़ा कि फ्लो उसके पैरों के नीचे टूट गया। वॉल और मॉन्स्टर के हैमर से पुश करते हुए वह सीलिंग तक पहुंचा और सोचा कि आग जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है एक पावरफुल स्पेल है, लेकिन जब ये कास्ट हो रहा था, बॉस बिल्कुल डिफेंसलेस था। वह स्पेल पर इतना फोकस है कि वह मूव भी नहीं कर पा रहा। उसने ओवरहेड से अपने पैर सीलिंग पर टच किया और उसे पुश करते हुए मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा और अपनी स्वॉर्ड के टिप को नीचे पॉइंट किया, सोचकर कि एक फर्स्ट लेवल प्लेयर भी एक प्रिसाइज ब्लो से मार सकता है। जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया, राय ने अपनी स्वॉर्ड हेल गोट के सिर में घुसा दी, जिससे वह तुरंत गिर गया और अपने वेट से फ्लो तोड़ दिया। मॉन्स्टर अब नहीं मूव कर रहा था और उसके मुंह से छोटी छोटी फ्लेम्स निकल रही थी। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं।